हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट? विच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट? They are metabolized in liver, they have low protein binding, they have high lipid solubility, they readily cross placenta. Which is not a property of tricyclic antidepressant? इनमें से कौन सी ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट की प्रॉपर्टी नहीं है? नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। तो ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं। ये हाई लिपिड सोल्यूबल होते हैं क्या? तो ये हाई लिपिड सोल्यूबल होते हैं। ये प्लेसेंटा को रेडिली क्रॉस कर जाते हैं क्या? तो करते हैं, रेडिली क्रॉस प्लेसेंटा। ये लो प्रोटीन बाइंडिंग होते हैं क्या? ये लो प्रोटीन बाइंडिंग होते हैं। तो ये लो प्रोटीन बाइंडिंग नहीं होते। दे आर नॉट लो प्रोटीन बाइंडिंग। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट लो प्रोटीन बाइंडिंग नहीं होते। लो प्रोटीन बाइंडिंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। ओके, ये लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं, ये हाई लिपिड सोल्यूबल होते हैं और ये प्लेसेंटा को रेडिली क्रॉस कर जाते हैं। ये तीनों प्रॉपर्टीज ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट की है, बी को छोड़ के। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन इन स्केलेटल मसल्स? विच इज सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन इन स्केलेटल मसल्स? मस्कैरिन, ट्यूबाकुरारिन, एट्रोपिन और कार्बाकॉल। सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन इन स्केलेटल मसल्स। तो ये होता है ऑप्शन बी, ट्यूबाकुरारिन इज ए सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन इन स्केलेटल मसल्स। ठीक है, ट्यूबोकुरारिन क्या होता है? तो ट्यूबोकुरारिन होता है नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है ट्यूबोकुरारिन। ये होता है नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट एंड लॉन्ग एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। ठीक है, देन एट्रोपिन। एट्रोपिन होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है एट्रोपिन। पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग भी इसे बोला जाता है। मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी होता है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग एंड मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये तीनों सेम है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के नेचुरल एल्केलॉइड क्लास में आता है आपका एट्रोपिन। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के नेचुरल एल्केलॉइड क्लास में आता है एट्रोपिन। ठीक है, देन व्हाट इज कार्बाकॉल? कोलिनर्जिक ड्रग होता है कार्बाकॉल। कोलिनर्जिक ड्रग होता है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक भी बोला जाता है। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक होते हैं कोलिनर्जिक एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग होते हैं एंटीकोलिनर्जिक। ठीक है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक होते हैं कोलिनर्जिक एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग होते हैं एंटीकोलिनर्जिक। ठीक है, और एक कार्बाकोल होता है डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में आता है आपका कार्बाकोल। डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के ईस्टर क्लास में आता है कार्बाकोल। ईस्टर क्लास में आता है आपका कार्बाकोल। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिमोलोल एक्ट्स इन ग्लूकोमा बाय। Timolol acts in glaucoma by effecting change in pupil size, affecting the tone of ciliary muscles, enhancing drainage of aqueous by reducing aqueous formation. Timolol acts in glaucoma by। तो टिमोलॉल का ग्लूकोमा में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? हाउ टिमोलॉल एक्ट्स इन ग्लूकोमा? तो ये एक्ट करता है बाय रिड्यूसिंग एक्वस फॉर्मेशन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। टिमोलॉल एक्ट्स इन ग्लूकोमा बाय रिड्यूसिंग एक्वस फॉर्मेशन। ठीक है, टिमोलॉल क्या होता है? तो ये होता है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर होता है टिमोलॉल। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है टिमोलॉल। और कौन से नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर से? तो प्रोप्रानोलॉल, सोटैलॉल, टिमोलॉल, पिंडोलॉल, ये सभी नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर से। अभी आप मुझे बताएंगे सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स कौन से है? सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में कौन से ड्रग आते हैं? तो एटनेलॉल, एसिबुटालॉल, बिटॉक्सोलॉल, इस्मोलॉल, बिसोप्रोलॉल, मेटोप्रोलॉल, नेविओलॉल, ये सभी आते हैं सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में। एंड अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स कौन से होते हैं? अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स, तो ये होते हैं लैबेटोलॉल एंड कार्वेडिलॉल। लैबेटोलॉल एंड कार्वेडिलॉल होते हैं अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, and timolol is a non-selective beta blocker act by reducing aqueous formation in glaucoma।
ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज फॉर्म्ड। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज फॉर्म्ड under president rule in state, in union territory, in 2 or more than 2 states on order of central council. joint state pharmacy council तो कहाँ बनता है joint state pharmacy council? तो ये बनता है in 2 or more than 2 states. option C will be your correct answer. joint state pharmacy council is formed in 2 or more than 2 states. ठीक है, चले आगे। next question, schedule D in drug and cosmetic act refers to। Schedule D in Drug and Cosmetic Act refers to list of poisonous substance, standard for surgical dressing, list of drug exempted from certain manufacturing provision, list of drugs exempted from import provision। तो Schedule D किसके लिए होता है? Schedule D, तो Schedule D होता है list of drugs exempted from import provision। Option D will be your correct answer। Schedule D is list of drugs exempted from import provision। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस किस में आता है? लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस शेड्यूल ई में आ जाएगा क्या? लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, तो ये आएगा शेड्यूल ई में। स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग किस में आएगा? स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग शेड्यूल F2, शेड्यूल F2 में आएगा स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। एंड ये लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजन किस में आएगा? शेड्यूल के में आएगा। शेड्यूल के में आ जाएगा ये लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजन। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको पूछता जाऊंगा, आप जल्दी से उनके आंसर मुझे बताते जाएंगे। ठीक है, एक बार जल्दी से मेरे साथ रिवाइज कर लो। शेड्यूल डब्ल्यू, शेड्यूल डब्ल्यू किसके लिए होता है? लिस्ट ऑफ ड्रग विच इज टू बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली। जेनरिक नेम्स के लिए होता है शेड्यूल डब्ल्यू। देन शेड्यूल आर, शेड्यूल आर किसके लिए आ जाएगा? तो स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स शेड्यूल आर। शेड्यूल वाई क्लिनिकल ट्रायल्स। शेड्यूल एक्स लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग, लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस शेड्यूल एक्स। शेड्यूल आर स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। शेड्यूल वी स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए हो जाएगा शेड्यूल वी। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए शेड्यूल वाई। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए शेड्यूल ओ। देन जीएमपी रिक्वायरमेंट के लिए तो शेड्यूल एम हो जाएगा जीएमपी रिक्वायरमेंट के लिए। देन शेड्यूल एस, शेड्यूल एस इज फॉर कॉस्मेटिक्स। शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। देन शेड्यूल पी लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। शेड्यूल P1 पैक साइज ऑफ ड्रग। ठीक है, सभी शेड्यूल हो गए, कुछ बचा तो कमेंट में डाल दो। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चरर इन बॉन्डेड laboratories issued by, the license to manufacturer in bonded laboratories issued by drug controller, excise commissioner, excise officer, excise inspector। the license to manufacturer in bonded laboratories issued by, तो इन बॉन्डेड लेबोरेटरीज का लाइसेंस कौन इशू करवाता है? तो ये करवाता है ऑप्शन बी एक्साइज कमिश्नर। द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चरर इन बॉन्डेड लेबोरेटरीज इशूड बाय एक्साइज कमिश्नर। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, minimum number of PTC meetings which should be held yearly are yearly, which should be held yearly, number of PTC meetings which should be held yearly are 2, 4, 6 और 8। PTC meetings फार्मास्यूटिकल एंड थेराप्यूटिक कमेटी के साल में मिनिमम कितने मीटिंग्स होने चाहिए? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 6 मीटिंग्स। मिनिमम नंबर ऑफ PTC मीटिंग्स विच शुड बी हेल्ड ईयरली आर 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइड मेश गेज ड्रेसिंग बिलोंग्स टू विच क्लास? वाइड मेश गेज ड्रेसिंग बिलोंग्स टू विच क्लास? नॉन एडेरेंट, एब्जॉर्प्टिव, ऑक्लूसिव, क्रीम, ऑइंटमेंट एंड सॉल्यूशन। वाइड मेश गेज ड्रेसिंग कौन से क्लास से बिलोंग करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी एब्जॉर्प्टिव। एब्जॉर्प्टिव क्लास से बिलोंग करती है वाइड मेश गेज ड्रेसिंग। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the working of cyclone separator the suspension of solid in gas is introduced through। in the working of cyclone separator the suspension of solid in gas is introduced through central opening at the top of cylinder, tangential opening at the cylinder, conical opening at the base, or all of these। in the working of cyclone separator the suspension of solid in gas is introduced through, and the correct answer of this question is option B
टेंजेंशियल ओपनिंग एट द सिलेंडर, टेंजेंशियल ओपनिंग एट द सिलेंडर से सॉलिड इन गैस का सस्पेंशन साइक्लोन सेपरेटर में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनमियोसेंथेसिस डेपिक्ट्स, एनमियोसेंथेसिस डेपिक्ट्स हेरेडिटरी डिसीज, डिफॉर्मिटी ऑफ हार्ट, डिफॉर्मिटी इन ब्रेन, ऑल ऑफ दीज। तो एनमियोसेंथेसिस का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज एनमियोसेंथेसिस रिलेटेड टू? एनमियोसेंथेसिस का रिलेशन इनमें से किसके साथ है? हेरिडिटरी डिसीज, डिफॉर्मिटी ऑफ हार्ट, डिफॉर्मिटी इन ब्रेन और ऑल ऑफ दीज। तो एनमियोसेंथेसिस इज रिलेटेड टू हेरिडिटरी डिसीज। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एनमियोसेंथेसिस डेपिक्ट्स हेरिडिटरी डिसीज। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, weight variation in tablet processing is caused by all of the following except, weight variation in tablet processing is caused by all of the following except पूछा है। non uniform granule size distribution, poor flow of granules, higher speed of turret, presence of excessive fines। इनमें से क्या वेट वेरिएशन इन टैबलेट प्रोसेसिंग को अफेक्ट नहीं करता, एक्सेप्ट पूछा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, हायर स्पीड ऑफ टरेट इज नॉट अफेक्टिंग वेट वेरिएशन इन टैबलेट प्रोसेसिंग। बाकी ये नॉन यूनिफॉर्म ग्रैनुल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पुअर फ्लो ऑफ ग्रैनुल्स और प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फाइन्स, ये तीनों की वजह से वेट वेरिएशन इन टैबलेट प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, LSD इज डिराइव्ड फ्रॉम, LSD इज डिराइव्ड फ्रॉम फंगस, बैक्टीरिया, अल्कोहल, 2,4-D। LSD इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो LSD फंगस से डिराइव किया जाता है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। LSD इज डिराइव फ्रॉम फंगस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोलॉजी रेफर्स टू, एंजियोलॉजी रेफर्स टू स्केलेटल सिस्टम, आर्टिकुलर सिस्टम, इंटेगुमेंटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। एंजियोलॉजी रेफर्स टू, तो क्या होता है एंजियोलॉजी? तो एंजियोलॉजी रेफर्स टू सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंजियोलॉजी रेफर्स टू सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी आप मुझे बताएंगे स्केलेटल सिस्टम के स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम, तो इसे बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम। देन व्हाट इज आर्टिकुलर सिस्टम? आर्टिकुलर सिस्टम क्या है? तो रिलेटेड टू जॉइंट्स, जॉइंट्स से रिलेटेड करता है आर्टिकुलर सिस्टम। देन ये इंटेगुमेंटरी सिस्टम क्या होता है? तो ये रिलेट करता है डर्मेटोलॉजी से, डर्मेटोलॉजी से रिलेट करता है इंटेगुमेंटरी सिस्टम। ठीक है, एंड स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज एंजियोलॉजी। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू sieve number 120 इज सेड टू बी, पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू sieve number 120 इज सेड टू बी, moderately coarse particles, moderately fine particles or very fine particles, particles pass through sieve number 120। तो क्या है ग्रेड ऑफ पाउडर्स एंड sieve नंबर? तो अभी मैं फटाफट आपसे पूछूंगा ग्रेड ऑफ पाउडर एंड आप मुझे बताएंगे sieve नंबर। ठीक है, तो कोर्स पाउडर के लिए कौन सा sieve नंबर है? कोर्स पाउडर के लिए तो 10 हो जाएगा, मॉडरेटली कोर्स के लिए 22, मॉडरेटली फाइन के लिए 44, फाइन के लिए 85 एंड वेरी फाइन के लिए 120। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? पार्टिकल पास थ्रू sieve नंबर 120, तो कौन सा हो जाएगा 120 का? वेरी फाइन हो जाएगा क्या? हो जाएगा। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू sieve नंबर 120 इज वेरी फाइन पार्टिकल्स। कोर्स पाउडर के लिए 10, मॉडरेटली कोर्स के लिए 22, देन मॉडरेटली फाइन के लिए 44, फाइन के लिए 85 एंड वेरी फाइन के लिए 120। 10, 22, 44, 85, 120। कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन एंड वेरी फाइन। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरिया दैट कॉमनली लिव इन एनिमल एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन इज, द बैक्टीरिया दैट कॉमनली लिव इन एनिमल एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन इज विब्रियो कॉलरी, बैसिलस एंथ्रासिस, कोरिनेबैक्टीरियम और इस्चेरिकिया कोलाई। तो इनमें से कौन सा बैक्टीरिया कॉमनली लिव इन एनिमल एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन डी, इस्चेरिकिया कोलाई। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। द बैक्टीरिया दैट कॉमनली लिव इन एनिमल एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन इज इस्चेरिकिया कोलाई।
ये होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है एंड ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड एंड ग्राम निगेटिव, ठीक है। देन ये विब्रियो कॉलेरी क्या होता है, तो ये होता है कॉलेरा का पॉजिटिव एजेंट, ये भी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। देन व्हाट इज बैसिलस एंथ्रासिस, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एजेंट ऑफ एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स का पॉजिटिव एजेंट होता है बैसिलस एंथ्रासिस और ये होता है ग्राम पॉजिटिव। बैसिलस एंथ्रासिस होता है ग्राम पॉजिटिव, विब्रियो कॉलेरी इज ग्राम नेगेटिव, एस्चेरिकिया कोलाई इज आल्सो ग्राम नेगेटिव, ठीक है। और एक कोरिने बैक्टीरियम किसका पॉजिटिव एजेंट है, डिप्थेरिया का पॉजिटिव एजेंट होता है कोरिने बैक्टीरियम, ठीक है, और ये भी हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव। अभी आप जल्दी से मुझे बताएंगे बैक्टीरिया के शेप्स, तो बताइए बैसिलस का शेप क्या होता है, बैसिलस का शेप क्या होता है, तो बैसिलस होता है रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड होता है बैसिलस। देन कोकाई का शेप क्या होता है, कोकाई का, तो कोकाई का शेप होता है स्फेरिकल शेप। देन विब्रियो, विब्रियो का शेप कौन सा होता है, तो कॉमा शेप होता है विब्रियो का, ठीक है। रॉड शेप बैसिलस, स्फेरिकल शेप कोकाई एंड कॉमा शेप विब्रियो, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिडिक बफर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, एसिडिक बफर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ strong acid and its salt with strong conjugate base, strong acid and its salt with weak conjugate base, weak acid and its salt with strong conjugate base, or weak acid and its salt with weak conjugate base. What is acidic buffer? Acidic buffer is a combination of, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, weak acid and its salt with strong conjugate base. ऑप्शन सी will be your correct answer. Weak acid and its salt with strong conjugate base. एसिडिक बफर, एसिडिक बफर होता है वीक एसिड और उसके सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस के साथ का कॉम्बिनेशन, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैक्सीन डेवलप्ड बाय पाश्चर वाज अगेंस्ट, वैक्सीन डेवलप्ड बाय पाश्चर वाज अगेंस्ट चिकन पॉक्स, एंथ्रैक्स, रेबीज और बोथ, बी एंड सी। वैक्सीन डेवलप्ड बाय पाश्चर वाज अगेंस्ट एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option D, both B and C, anthrax and rabies. Vaccine developed by Pasteur was against rabies and anthrax, ठीक है। चले आगे, next question। At acidic pH the amino acid is, at acidic pH the amino acid is in anionic form, in cationic form, in zwitter ion form or in salt form। तो एसिडिक पीएच पे अमाइनो एसिड कौन से फॉर्म में होते हैं, तो एसिडिक पीएच पे अमाइनो एसिड होते हैं इन कैटियोनिक फॉर्म, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, इन कैटियोनिक फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन विच वाटर इज पोर्ड ओवर ड्रग्स अलोइंग क्लोज कॉन्टैक्ट विथ स्टेटेड पीरियड एंड फाइनली फिल्टरिंग ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड मैसरेशन, परकोलेशन, इन्फ्यूजन और डाइजेशन। An extraction process in which water is poured over the drugs allowing close contact with stated period and finally filtering of the liquid is called, तो इसे बोलते हैं इन्फ्यूजन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इन्फ्यूजन होता है कुछ टाइम के लिए ड्रग को वाटर के साथ रखा जाता है और फाइनली इसे फिल्टर ऑफ किया जाता है, ये टाइम यूजुअली होता है 15 मिनट्स, ठीक है। देन मैसरेशन क्या होता है, मैसरेशन, तो इन मैसरेशन सॉलिड इंग्रेडिएंट्स आर प्लेस्ड विथ सॉल्वेंट फॉर 3 to 7 days अंटिल सोल्यूबल मैटर इज डिसॉल्व्ड। क्या होता है मैसरेशन, सॉलिड इंग्रेडिएंट को 3 से 7 दिन के लिए सॉल्वेंट के साथ में रखा जाता है जब तक सॉल्यूबल मैटर्स इज डिसॉल्व्ड। देन परकोलेशन क्या होता है, परकोलेशन, परकोलेशन होता है जो भी ड्रग का एक्सट्रैक्शन करना है उसे फिल्टर पेपर में बने हुए एक सिलेंडर में पैक करके उस सिलेंडर को सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर में रखा जाता है, उसे कहते हैं परकोलेशन। देन व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन होता है ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एट ए पर्टिकुलर प्रेशर, ड्रग को एक पर्टिकुलर प्रेशर पे हीट करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो होता है डाइजेशन, ठीक है। एंड इसका आंसर हो जाएगा इन्फ्यूजन। Water is poured over drugs allowing close contact with stated period and finally filtering of liquid, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्शन ऑफ ब्लास्टुला इनटू ग्रास्टुला इज, कन्वर्शन ऑफ ब्लास्टुला इनटू ग्रास्टुला, क्लीवेज, मॉर्फोजेनेसिस, डिफरेंशिएशन और रिप्रोडक्शन। कन्वर्शन ऑफ ब्लास्टुला इनटू ग्रास्टुला,
तो ब्लास्टुला के ग्रास्टुला में कन्वर्जन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कन्वर्शन ऑफ ब्लास्टुला इनटू ग्रास्टुला इज मॉर्फोजेनेसिस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है दैट कॉजेस ए सेल, टिश्यू और ऑर्गेनिज्म टू डेवलप इट्स शेप। बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है मॉर्फोजेनेसिस, जिससे सेल, टिश्यू और ऑर्गेनिज्म उसका शेप डेवलप करता है। देने ब्लास्टुला क्या होता है? ब्लास्टुला तो ये एन एनिमल एम्ब्रियो होता है एट द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। एंड व्हाट इज ग्रास्टुला? तो ग्रास्टुला होता है एन एम्ब्रियो एट द स्टेज ऑफ फॉलोइंग द ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद का स्टेज होता है ग्रास्टुला। ठीक है, ब्लास्टुला होता है अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रास्टुला होता है ब्लास्टुला के बाद वाला स्टेज। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी इज। स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी इज न्यूरोलॉजी, माइकोलॉजी, राइनोलॉजी और कैरियोलॉजी। स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी। न्यूक्लियर साइटोलॉजी के स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं ऑप्शन डी, कैरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी। ठीक है, देन व्हाट इज न्यूरोलॉजी? स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के स्टडी को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। देन व्हाट इज माइकोलॉजी? माइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फंगी। स्टडी ऑफ फंगी होता है माइकोलॉजी। तो आप में से क्या कोई बता सकता है राइनोलॉजी क्या होता है? राइनोलॉजी क्या होता है? तो ये होता है स्टडी ऑफ नोज एंड साइनस। स्टडी ऑफ नोज एंड साइनसेस होता है राइनोलॉजी। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम रिक्वायर्ड टू किल ए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट ए गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड। Time required to kill specific microorganism at a given temperature under specific condition. D value, Z value, inactivation factor और thermal death time. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिए हुए टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक कंडीशन पे किल करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है थर्मल डेथ टाइम। थर्मल डेथ टाइम। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। उसे कहा जाता है थर्मल डेथ टाइम। थर्मल डेथ टाइम होता है टाइम रिक्वायर्ड टू किल ए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट ए गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, देन डी वैल्यू क्या होता है? डी वैल्यू तो डी वैल्यू होता है डेसिमल रिडक्शन टाइम। डेसिमल रिडक्शन टाइम होता है डी वैल्यू। टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय 90% ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये होता है डी वैल्यू। क्या होता है डी वैल्यू? टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय 90% ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। 90% ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डी वैल्यू। देन व्हाट इज जेड वैल्यू? जेड वैल्यू क्या होता है? तो ये होता है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट रिक्वायर्ड टू वेरी डी वैल्यू बाय 90%। टेम्परेचर रिक्वायर्ड इन फ़ारेनहाइट टू वेरी डी वैल्यू बाय 90%, ये होता है जेड वैल्यू। एंड थर्मल डेथ टाइम होता है स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को गिवन टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक कंडीशन में किल करने के लिए लगा हुआ टाइम। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक ब्लड सप्लाई? विच ऑफ द फॉलोइंग लैक ब्लड सप्लाई? बोन, कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से किसे ब्लड सप्लाई नहीं होता? लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। बोन, कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज और ऑल ऑफ द अबव। तो कार्टिलेज इज लैक इन ब्लड सप्लाई। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कार्टिलेज लैक ब्लड सप्लाई। ठीक है, बाकी बोन, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडल सिलिका इज यूज्ड एज ग्लाइडेंट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। कोलाइडल सिलिका इज यूज्ड एज ए ग्लाइडेंट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2%, 0.5 to 2%, 2 to 5%, 5 to 7%। कोलाइडल सिलिका तो कितने कॉन्सेंट्रेशन में कोलाइडल सिलिका का एज ए ग्लाइडेंट यूज करते हैं? तो 0.2% में यूज करते हैं कोलाइडल सिलिका एज ए ग्लाइडेंट। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो अभी आप मुझे बताएंगे और किसका यूज करते हैं एज ए ग्लाइडेंट? कोलाइडल सिलिका और किसका यूज करते हैं एज ए ग्लाइडेंट? तो टैल्क का करते हैं क्या? टैल्क का यूज करते हैं एज ए ग्लाइडेंट? तो हाँ, करते हैं। टैल्क इज यूज एज ए ग्लाइडेंट इन 1 to 2%। 1 to 2% कॉन्सेंट्रेशन में टैल्क का भी यूज करते हैं एज ए ग्लाइडेंट। ठीक है, तो क्या आप में से कोई बता सकता है ग्लाइडेंट्स का यूज किसके लिए करते हैं?
तो ग्लाइडेंट्स आर यूज टू इनहेंस द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रैन्युल्स। ग्लाइडेंट्स को यूज करते हैं ग्रैन्युल्स और पाउडर्स के फ्लो प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए, सो दैट ग्रैन्युल्स डू नॉट स्टिक विथ ईच अदर। ग्रैन्युल्स एक दूसरे को स्टिक ना करे, इसके लिए ग्लाइडेंट्स का यूज करते हैं टू इनहेंस द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रैन्युल्स और पाउडर्स। ठीक है, और इसके लिए यूज करते हैं कोलोइडल सिलिका का 0.2% कॉन्सेंट्रेशन में एंड टेल्क का 1 to 2% कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।